नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, उससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, लोक साहित्य में लोक का क्या अर्थ है। तो लोक साहित्य में लोक का क्या अर्थ है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक का अर्थ उस विशाल जन समूह से है जो नगर की सीमाओं से परे अपनी सहज और स्वाभाविक परंपराओं में जीवित रहता है। यानी लोक उसको कहा जाता है जो अपनी सहज अवस्था में विद्यमान है, अपनी परंपराओं में जीता है और स्वाभाविक जीवन जीता है। साहित्य के संदर्भ में लोक का तात्पर्य उस समाज से है जो शास्त्रीय पांडित्य या आधुनिक कृत्रिमता से मुक्त है। यह अपनी संस्कृति, विश्वासों, लोकगीतों और परंपराओं को मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए रखता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो लोक का अर्थ सामान्य जनता है, यानी लोक का आशय सामान्य जनता है जिसकी अभिव्यक्ति सामूहिक होती है और स्वाभाविक होती है, तनिक भी इनमें कृत्रिमता नहीं होती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, आल्हा नामक लोक गाथा में किसकी कथा का वर्णन है। आल्हा नामक लोक गाथा में जिसकी कथा का वर्णन है उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आल्हा में महोबा के 2 वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। यानी आल्हा और उदल की वीरता को आधार मान करके आल्हा खंड की रचना किया गया है। यह गाथा 12वीं शताब्दी में चंदेल राजा परमार्थदेव और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्धों पर आधारित है। यानी 2 राजाओं के युद्धों पर आधारित है। एक का नाम है परमार्थदेव और दूसरे का नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये जो आल्हा और उदल है ये परमार्थदेव की तरफ से युद्ध में भाग लिए थे और इस गाथा में उन्हीं के वीरता का वर्णन किया गया है। जगनिक द्वारा रचित इस लोक काव्य में इन भाइयों द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का ओजपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है, जो आज भी उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ गाया जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पहेलियों का सामान्य परिचय दीजिए। पहेली किसे कहा जाता है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पहेलियां लोक साहित्य का वह मनोरंजक रूप है जिसमें किसी वस्तु या विचार के लक्षणों को घुमा फिराकर या रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है उस श्रोता की बुद्धि की परीक्षा लेना होता है और उसके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है। पहेलियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती हैं, बल्कि ये मनुष्य की तर्क शक्ति और कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक और शिष्ट साहित्य में अंतर बताइए। तो लोक साहित्य में और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर होता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य जन सामान्य की सहज और मौखिक अभिव्यक्ति है। यानी जो लोक साहित्य होता है वो आम जनता की सहज अभिव्यक्ति होती है और यह मौखिक होती है, इसका कोई लिखित रूप नहीं मिलता है। इसकी रचना सामूहिक होती है, यानी रचनाकार का नाम पता नहीं होता है, रचयिता अज्ञात होता है, किसने इसको लिखा है इसका पता नहीं चलता है। इसके विपरीत जो शिष्ट साहित्य होता है वो शिक्षित वर्ग के द्वारा लिखा जाता है, लिखित रूप में वो प्राप्त होता है। इसके रचयिता का जो नाम होता है वो ज्ञात होता है, अज्ञात नहीं होता है। जो लोक साहित्य होता है वो परंपराओं पर आधारित होता है, जबकि जो शिष्ट साहित्य होता है वो व्याकरण और शास्त्रीय नियमों से बंधा होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोहर कब गाया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सोहर गाया कब जाता है, फिर सोहर का उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सोहर भारतीय लोक संस्कृति में संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। यानी सोहर एक प्रकार का लोक गीत है जो संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। यह खुशी और उल्लास का प्रतीक है जिसमें बच्चे के सौंदर्य, परिवार की खुशियों और माता के वात्सल्य का वर्णन किया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। भोजपुरी का यह सोहर है
जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ये भोजपुरी के सोहर का उदाहरण है। यह गीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, लोकगीत के गाए जाने के अवसरों पर प्रकाश डालिए। यानी लोकगीत जो होता है किन किन अवसरों पर गाया जाता है, उन्हीं अवसरों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोकगीत मानवीय भावनाओं और संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। इनका गायन किसी न किसी विशेष अवसर या उत्सव से बंधा होता है। मुख्य रूप से लोकगीतों को निम्नलिखित अवसरों पर गाया जाता है। एक एक करके उन अवसरों का वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला जो अवसर है वो है संस्कार और जन्म। जैसे आपको पता है कि सनातन में 16 संस्कार माने जाते हैं और प्रत्येक संस्कार पर कोई न कोई लोकगीत गाया जाता है। मानव जीवन के विभिन्न संस्कारों पर लोकगीत गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म के समय सोहर गाया जाता है जो वंश की वृद्धि और खुशी को दर्शाता है। इसी प्रकार से मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, विवाह के जो विभिन्न चरण हो गए जैसे हल्दी हो गया, मटमंगरा हो गया, विदाई हो गया, इन सभी के लिए कोई न कोई विशेष गीत निर्धारित होता है और इन अवसरों पर जो है गाया जाता है। दूसरा जो अवसर है गाए जाने का वो है ऋतु उत्सव। प्रकृति के बदलते स्वरूप के साथ साथ लोकगीतों के स्वर भी बदलते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में कजरी गाया जाता है, बसंत के आगमन पर फाग या होरी गाई जाती है। उसी प्रकार से चैत के महीने में चैती गाई जाती है, जिसको कहीं कहीं चैता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋतु उत्सव के समय भी लोकगीत गाया जाता है। तीसरा अवसर है पर्व एवं त्योहार। धार्मिक उत्सवों और मेलों के अवसर पर भी लोकगीतों की धूम रहती है। दीपावली हो गया, होली हो गया, तीज हो गया और विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा के अवसर पर भी लोकगीत गाया जाता है। यानी जो लोकगीत होता है त्योहारों के अवसर पर भी, पर्वों के अवसर पर भी गाया जाता है। अब अगला अवसर देख लेते हैं। अगला है श्रम और कार्य। किसान खेतों में बुआई या कटाई के समय थकान मिटाने के लिए भी लोकगीत गाते हैं। इसी तरह के चक्की पीटते के समय जात के गीत, जिसको जतसार कहा जाता है, वो गाया जाता है। नाव खेते समय मल्लाहों के द्वारा गीत गाए जाते हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि सामाजिक एकता और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी की लोक साहित्य की संकलन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। हिंदी में जब हम लोक साहित्य का संकलन करते हैं तो संकलन में कौन कौन सी सीमाएं हमको नजर आती हैं, उन्हीं सीमाओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी लोक साहित्य का संकलन एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यद्यपि विद्वानों ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं, किंतु इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख सीमाएं उभर कर सामने आती हैं। एक एक करके उसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली जो सीमा है वो है मौखिकता और परिवर्तनशीलता। लोक साहित्य की प्रकृति जो होती है वो मौखिक होती है, लिखित नहीं होती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मुखाग्र से चलती है। यानी एक व्यक्ति एक पीढ़ी जो है इसको गाता है तो दूसरी पीढ़ी उसके माध्यम से उसको सीखता है, जिसमें संकलन के समय इसके मूल स्वरूप को पकड़ पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। एक ही लोकगीत अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े बदलाव के साथ मिलता है, जिससे इसके प्रमाणिक पाठ का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और यह इसकी सीमा मानी जाती है। दूसरी जो सीमा आती है इसके संकलन में वो लिपिबद्ध करने की समस्या को लेकर के है। लोक भाषाओं की अपनी विशिष्ट ध्वनियाँ और विशिष्ट लहजे होते हैं। जब इन्हें मानक हिंदी या देवनागरी में लिपिबद्ध किया जाता है तो लोक का वह वास्तविक सौंदर्य और उच्चारण की मिठास लुप्त हो जाती है। अगली जो सीमा है वो है अपूर्ण संकलन। अधिकांश संकलनकर्ताओं ने केवल गीतों या कथाओं पर ध्यान दिया है। लोक साहित्य के अन्य अंगों जैसे पहेलियां हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गए और विशिष्ट लोक नाट्य जैसे नौटंकी हो गए, विदेशिया हो गए, इनका संकलन उस व्यापकता के साथ नहीं हो पाया है। यानी इनका संकलन जो है अपूर्ण मात्रा में ही हुआ है। अगली जो सीमा है वो है सांस्कृतिक संदर्भ का अभाव। लोक साहित्य केवल शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव है। संकलित पुस्तकों में अक्सर उस परिवेश, वाद्ययंत्रों और अनुष्ठानों का विवरण नहीं मिल पाता है जिसके बिना वह रचना अधूरी है। अगली जो सीमा है वह है क्षेत्रीय विविधता। हिंदी की उपभाषाओं जैसे बोलियां अवधी हो गई, ब्रज हो गई, भोजपुरी हो गई, मैथिली बोली हो गई,
इनका विस्तार इतना अधिक है कि संपूर्ण लोक निधि का एक स्थान पर संकलन करना संसाधनों और समय की दृष्टि से एक कड़ी सीमा मानी जाती रही है। इन सीमाओं के बावजूद उपलब्ध संकलन हमारी सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान जीवन में लोक साहित्य का महत्व निर्धारित कीजिए, यानी वर्तमान जीवन में लोक साहित्य का क्या महत्व है, उसके महत्व के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आधुनिकता और तकनीकी के इस दौर में लोक साहित्य की प्रासंगिकता घटने के बजाय और बढ़ गई है। वर्तमान जीवन में इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। एक एक करके हम इसके महत्व को समझने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला जो महत्व है वो है सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव, यानी जो लोक साहित्य होता है वो हमें अपने सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। आज के वैश्वीकरण के युग में जब स्थानीय संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं, लोक साहित्य हमें अपनी जड़ों, परंपराओं और पूर्वजों के संचित ज्ञान से जोड़े रखता है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान का रक्षक है। दूसरा महत्व देख लेते हैं। वर्तमान जीवन में लोक साहित्य का जो दूसरा महत्व है वो है मानसिक शांति और मनोरंजन। मशीनी जीवन और तनाव के बीच लोकगीत, लोक कथाएं, पहेलियां स्वाभाविक मनोरंजन प्रदान करती हैं। सामूहिक रूप से गाए जाने वाले गीत सामाजिक समरसता और अपनत्व की भावना को बढ़ाते हैं। तीसरा महत्व देख लेते हैं। तीसरा महत्व है नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा। लोक कथाओं और लोकोक्तियों में जीवन का गहरा अनुभव छिपा होता है। ये बिना किसी उपदेशात्मक बोझ के नई पीढ़ी को नैतिकता, साहस और लोक व्यवहार की शिक्षा देती हैं। तो ये इसका तीसरा महत्व हो गया। अब चौथा महत्व देख लेते हैं। चौथा महत्व है पर्यावरण का संरक्षण। लोक साहित्य में प्रकृति जैसे पेड़ हो गया, नदी हो गई, पर्वत हो गया, इसको देवता मान करके पूजा जाता है। वर्तमान पर्यावरण संकट के समय में लोक साहित्य की यह दृष्टि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती है। अगला जो महत्व है वो है इतिहास और भाषा का संरक्षण। यह आधिकारिक इतिहास से इतर जन इतिहास को जीवित रखता है और क्षेत्रीय बोलियों को समृद्ध बनाता है, जिससे भाषा की विविधता बची रहती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि लोक साहित्य केवल अतीत की वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो आधुनिक समाज को मानवीय संवेदनाओं और सामूहिकता से सींचती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड है खंड 100। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पांचवा प्रश्न है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी आपको तर्क देना है कि किस प्रकार से जो लोक साहित्य है वो लोक संस्कृति का दर्पण है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण है। यह कथन पूर्णतः सत्य और सटीक है। जिस प्रकार दर्पण किसी व्यक्ति के बाह्य रूप को स्पष्टता से प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार से जो लोक साहित्य होता है वो किसी समाज की आंतरिक भावनाओं, परंपराओं और मान्यताओं और जीवन दर्शन को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करता है। इस कथन की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। यानी इन बिंदुओं के आधार पर हमें बताएंगे कि किस प्रकार लोक साहित्य जो होता है वो लोक संस्कृति का दर्पण होता है। पहला जो बिंदु है वो है सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण। यानी लोक साहित्य में सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण पाया जाता है। लोक साहित्य का निर्माण किसी बंद कमरे में बैठ करके नहीं बल्कि समाज के बीच होता है। इससे समाज के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा और पारिवारिक संबंधों का वास्तविक चित्रण इसमें मिलता है। विवाह के गीतों में रिश्तों की मिठास और खटास, तो सोहर में संतान प्राप्ति का उल्लास और समाज के जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। यानी इसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो लोक साहित्य होता है वो लोक संस्कृति का दर्पण होता है। दूसरा बिंदु है लोक विश्वास और मान्यताओं का संरक्षण। संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा विश्वासों और परंपराओं पर टिका होता है। लोक कथाओं और गीतों में प्रकृति के प्रति प्रेम, देवी देवताओं की स्तुति और लोक देवताओं की वीरता का वर्णन मिलता है। यह साहित्य बताता है कि एक विशिष्ट समाज किन मूल्यों को पूजता है और किन अनिष्टों से डरता है। उदाहरण के लिए वर्षा के लिए गाए जाने वाले गीत या फसल कटाई के उत्सव सीधे तौर पर कृषि प्रधान संस्कृति को दर्शाते हैं। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है लोक संवेदना और इतिहास। लोक साहित्य में केवल राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं होता बल्कि जनमानस का इतिहास होता है। इसमें आम आदमी के संघर्ष,
अभाव, दमन और विजय की गाथाएं होती हैं। आल्हा जैसे वीर काव्य या विदेशिया जैसे लोक नाटक उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और विस्थापन के दर्द को प्रतिबिंबित करते हैं। अब अगला बिंदु है भाषा और अभिव्यक्ति की सहजता। संस्कृति की आत्मा उसकी भाषा में बसती है। लोक साहित्य क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से संस्कृति की मिठास को बचाए रखता है। इसमें शिष्ट साहित्य जैसी व्याकरणिक जटिलता नहीं होती, बल्कि मिट्टी की खुशबू और अभिव्यक्ति की निश्चलता होती है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ समाज के संचित अनुभव और बुद्धिमत्ता का निचोड़ होती हैं। यानी इन सभी बिंदुओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो लोक साहित्य होता है वो लोक संस्कृति का दर्पण होता है। अगला जो बिंदु है वो है सामूहिक चेतना का प्रतीक। लोक साहित्य किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं होती है, बल्कि वो सामूहिक संपत्ति होती है। पूरे समाज की संपत्ति उसको माना जाता है। यह संपूर्ण समाज की साझा विरासत, उत्सव धर्मिता और सामूहिकता को प्रकट करता है, जो किसी भी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है माना जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि लोक साहित्य संस्कृति की वह संदूक है जिसमें समाज की सदियों पुरानी स्मृतियां और अनुभव सुरक्षित हैं। यह न केवल संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि उसे जीवित रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। यदि हम किसी समाज की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो उसका लोक साहित्य सबसे प्रामाणिक दस्तावेज सिद्ध होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक साहित्य की विशेषता बताइए। लोक साहित्य में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोक साहित्य किसी भी समाज की सांस्कृतिक धरोहर का वह हिस्सा है जो सदियों से मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होता आ रहा है। यह विद्वानों की कलम से नहीं, बल्कि जन सामान्य की कंठ से उपजता है। लोक साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। अब एक एक करके इसके विशेषताओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। लोक साहित्य की जो पहली विशेषता है वो है रचयिता का अज्ञात होना, यानी इसमें पता नहीं होता है कि इस लोक साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया है। लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके रचनाकार का नाम प्रायः अज्ञात होता है। यह किसी एक व्यक्ति की कृत न होकर के संपूर्ण समाज की सामूहिक रचना मानी जाती है। समय के साथ इसमें बदलाव होते रहते हैं और यह पूरे समाज की संपत्ति बन जाता है। लोक साहित्य की जो दूसरी विशेषता है वो है मौखिक परंपरा, यानी यह लिखित रूप में आगे नहीं बढ़ती है, यह मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ता है। शिष्ट साहित्य जहाँ लिखित रूप में सुरक्षित रहता है, वही लोक साहित्य श्रुति और स्मृति यानी सुनने और याद रखने पर आधारित होता है। लोकगीत, लोक कथाएं, लोकोक्तियाँ और लोगों को जुबान पर याद होती हैं, जिससे इनमें स्वाभाविकता और सहज प्रवाह हमेशा बना रहता है। अगली जो विशेषता है वो है लोक भाषा का प्रयोग। लोक साहित्य का माध्यम मानक या व्याकरण सम्मत भाषा नहीं होता है, बल्कि क्षेत्रीय बोलियां या क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे अवधी हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया। इनमें जो होता है मिट्टी की सोधी खुशबू और ग्रामीण जीवन का सीधापन होता है, जिससे यह आम आदमी के दिल के बेहद करीब होता है। अगली जो विशेषता है वो है आडंबरहीनता और सहजता, यानी लोक साहित्य जो होते हैं उनमें आडंबर नहीं होता है, लोक साहित्य बिल्कुल सहज होते हैं। इनमें शिष्ट साहित्य के तहत अलंकारों, छंदों या कठिन व्याकरणिक नियमों का कृत्रिम बंधन नहीं होता है। इनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो अत्यंत सरल, सहज और निश्चल होती है। इसमें जो कुछ भी कहा जाता है वह सीधे हृदय से निकला हुआ माना जाता है, कुछ भी इसमें कृत्रिम और आडंबर युक्त नहीं होता है। पांचवी विशेषता देख लेते हैं। पांचवी विशेषता है सामूहिक चेतना और सर्वजनहित। लोक साहित्य स्वयं के लिए नहीं लिखा जाता है, बल्कि सर्व के लिए होता है। इसमें व्यक्ति के निजी पीड़ा के स्थान पर समाज के सामूहिक भावनाओं, उल्लास और संघर्ष का चित्रण होता है। उत्सव और त्योहारों पर गाए जाने वाले सामूहिक गीत इसका उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। अगली जो विशेषता है वो है परिवर्तनशीलता। मौखिक होने के कारण जो लोक साहित्य होते हैं वो स्थिर नहीं होता है, स्थान और समय के अनुसार इसमें नए शब्द और संदर्भ जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि एक ही लोक कथा या लोकगीत अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है।
अब अगली जो विशेषता है सांस्कृतिक संरक्षण है। लोक साहित्य अपने समय की संस्कृति का जीवंत दस्तावेज होता है। इसमें समाज के रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं, नैतिक मूल्य और ऐतिहासिक घटनाएं सुरक्षित रहती हैं। यह समाज को उसकी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य करता है। ये विशेषता हो गया। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि लोक साहित्य लोक जीवन की वह अनमोल निधि है जिसमें जनमानस का हृदय धड़कता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि मानवता की सबसे प्राचीन और शुद्ध अभिव्यक्ति है। इसकी व्यापकता और गहराई ही इसे हर युग में प्रासंगिक बनाए रखती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका परीक्षा हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।